डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपीएम आईएएस एकेडमी अगेन। तो अरुणाचल प्रदेश स्पेसिफिक हमारी जो आने वाली प्रीलिम्स है उसके लिए हम फिर से एक नया सीरीज, एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, पॉलिटी के जो हमारे स्टैटिक टॉपिक्स है हम उस टॉपिक को पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसी टॉपिक के ऊपर कुछ एमसीक्यूज भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ पर बहुत जल्दबाजी में जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग द टॉपिक ऐसा नहीं करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप उस टॉपिक को, जो आपका कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे। उस थ्योरेटिकल पार्ट पर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो पॉलिटी के इस सीरीज में आज हम शुरू करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी इस टॉपिक का मैं एक ओवरव्यू आपके साथ पहले तो डिस्कस करूंगा, इसके कुछ डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, और इस एंटायर जो पीडीएफ यहाँ पर है हमारा, इसमें प्रीलिम स्पेसिफिक क्या क्या क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको अगर इस टॉपिक का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पीडीएफ की ये मेंशन करके आप टाइप करके भेज दीजिए। इसका एक लिंक हम आपके साथ शेयर कर देंगे, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी हम और हमारे अपकमिंग कोर्सेज के बारे में डिटेल्स आपको मिलते रहेंगे। अभी इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब हमें शुरू करना है तो सबसे पहला बेसिक चीज़, क्या हमारे समाज को चलाने के, सोसाइटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन या ऐसे रूल्स पहले एग्जिस्ट नहीं किया करते थे क्या? ऑफ कोर्स, हमारे एंशियंट वैदिक एरा से, और अगर मैं और भी एंशियंट टेक्स्ट में जाऊँ तो उसमें से कई सारे रेफरेंसेस मिलते हैं कि सोसाइटी ये हमेशा कुछ नियमों के अधीन रह के चला है। आज भी कंटेम्प्रेरी टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये एक प्रकार से रूल बुक ही तो है, जिसके आधार पर हमारा समाज, हमारा सरकार, स्टेट अथॉरिटीज अपना काम करते रहते। तो इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन कब हुआ, कैसे हुआ, तो इसके लिए हमें बहुत अर्ली इंडिया में जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमें पहले समझना होगा कि कॉलोनियल एरा में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ये कैसे शुरू हुआ। तो जब हम कॉलोनियल एरा के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहां पर हमें मुख्य रूप से समझना है कि कॉलोनियल एरा में भी यहां पर दो एस्पेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के हैं। सबसे पहला हम स्टडी करेंगे द कंपनी रूल, जो कि चला था 1773 से लेके 1858 तक, और 1858 से फिर मतलब 1857 रिवोल्ट हुआ, जो आप हिस्ट्री के डिस्कशन में जरूर देखोगे। उस रिवोल्ट के बाद फिर शुरू होता है यहां पर आपका क्राउन रूल। क्राउन रूल स्टार्ट होता है 1858 से लेके 1947 तक। तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले तो कंपनी रूल 1773 से लेके 1858 में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट है जो आपको पता होने चाहिए। सेकेंड थिंग, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं कि बच्चों आपको ये जो क्रोनोलॉजी है ये पता होना चाहिए। सबसे पहला 1773 का अगर रेगुलेटिंग एक्ट था तो उस एक्ट के बाद दूसरे कौन से एक्ट्स आए, कौन से प्रोविजंस ब्रिटिशर्स यहां पर लेके आए, ये सब हमें यहां पर स्टडी करना है। जब हम बात करते हैं कंपनी रूल की, कंपनी रूल में शुरुआत हम करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के साथ 1773 का। एज द नेम सजेस्ट, जैसे हमारे घर में आपका सिलेंडर होता है, सिलेंडर को एक रेगुलेटर होता है। आई नो सिलेंडर क्राइसिस काफी चल रहा है, हो सकता है ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा हो बहुत से लोगों के लिए। तो सिलेंडर को जैसे एक रेगुलेटर होता है, वो रेगुलेटर ये काम क्या करता है, वेनेवर वी रिक्वायर्ड, जब भी हमें फ्लेम चाहिए हम रेगुलेटर ऑन करते हैं और हम उसको यूज करते हैं। वैसे ही यहां पर ये रेगुलेट किसको करने वाला था ये एक्ट, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट यहां पर लाया गया था टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इस कंपनी रूल के दरमियान जितने भी लॉज यहां पर बनाए गए, ये लॉज किसने बनाए थे, तो ये बनाए गए थे ब्रिटिशर्स द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा। क्यों? ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट किस लिए करना था? जो कि ब्रिटिश शासन से ही लाइसेंस लेके इंडिया में व्यापार करने के लिए आए तो थे, लेकिन व्यापार करते करते वो इतने पावरफुल बनते गए कि वो यहां पर ब्रिटिश सरकार के ऊपर ही हावी होते गए। तो उनको रेगुलेट करने के लिए यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ये रेगुलेटिंग एक्ट लेके आता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स मैं आपको क्विकली बताता हूं जिसके ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, और जैसे ये थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा अपकमिंग वीडियो में इसी के एमसीक्यूज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो क्विकली समझते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट में यहां पर ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें समझने चाहिए। नाउ यहां पर
सबसे पहले तो एक कंट्रोल एस्टेब्लिश करना था, कंपनी को रेगुलेट करना था, ये सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद यहां पर प्री पर्सपेक्टिव से और एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है, कंपनी ने पहली बार अपने कुछ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होंगे, कंपनी के कुछ पॉलिटिकल और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होंगे, इस बात को यहां पर रिकॉग्नाइज्ड किया गया था। और शुरुआत होती है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की या सेंट्रलाइजेशन की। तो ये जो सेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया है हमारे कंपनी रूल में काफी स्ट्रांग होती गई समय के साथ साथ, और जब यहां पर क्राउन रूल शुरू होता है तो क्राउन रूल में डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई। ये भी आपके प्री पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक स्ट्रांग सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत रेगुलेटिंग एक्ट से हुई और ब्रिटिशर्स ने इस सेंट्रलाइजेशन को आने वाले समय में और भी ज्यादा मजबूत किया था। अभी प्रीलिम्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज और एक आपको पूछी जा सकती है कि इस एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। इस एक्ट का बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो डेजिग्नेशन था गवर्नर ऑफ बंगाल का, तो गवर्नर ऑफ बंगाल का डेजिग्नेशन चेंज होकर कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, चलो कमेंट करके जल्दी बताओ कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फिर कौन थे। कुछ ही सेकंड में आपको ये नाम मैं बताने वाला हूं, हो सकता है कुछ स्मार्ट बच्चों ने ऑलरेडी स्क्रीन पर नाम देख भी लिया हो। और यहां पर इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए बनाया गया एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसमें होने वाले थे 4 मेंबर। इसको सिंप्लीफाई करता हूं, मान के चलते हैं कि आप खुद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए हो, तो आपको बंगाल प्रोविंस का ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब देखना है। तो आपको असिस्ट करने के लिए और 4 ऑफिशियल्स वहां आपके साथ होने वाले हैं, और जो 4 ऑफिशियल्स आपके साथ होने वाले हैं उन्हीं को कहा गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो अब से बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखने वाला था? एज पर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 4 मेंबर्स। तो वैरेन हेस्टिंग्स ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यहां पर थे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है, जैसे मैंने कहा कि इस एक्ट ने हमारे देश में स्ट्रांग सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत की थी, केंद्रीकरण की नींव इसी कानून द्वारा रखी गई। तो अगर केंद्रीकरण हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहां पर सेंट्रल अथॉरिटीज के कुछ सबॉर्डिनेट्स तो जरूर होंगे जिनके पास कंपेयर टू सेंट्रल अथॉरिटी पावर कम होने वाला है। तो तब हमारे देश में जो सेंट्रल अथॉरिटी था वो था बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन में अगर बहुत सारा पावर उनको दे दिया गया है तो बंगाल के सबॉर्डिनेट कौन थे? फिर बंगाल के सबॉर्डिनेट माने गए बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। तो जो सेंट्रल अथॉरिटी अगर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उस समय था तो उनके सबॉर्डिनेट माने गए गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास। तो बाकी के जितने भी प्रोविंसेस थे वो उनके यहां पर सबॉर्डिनेट माने गए। ये भी पॉइंट प्री पर्सपेक्टिव से आपको ध्यान में रखना है। देन और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता को एस्टेब्लिश किया गया 1774 में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अलग है, इस कानून ने जो एस्टेब्लिश किया वो था आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। एंड देन जो कंपनी के जो सर्वेंट है, जो ऑफिशियल्स है, उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ प्रोहिबिशंस इंपोज किए गए। और वो क्या थे? वो किसी भी प्रकार से अपना निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई प्रेजेंट या कोई ब्राइब, इस प्रकार की हरकतें उनके द्वारा एक्सेप्ट की जाएगी। उसके बाद इसी रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ बदलाव लाने के लिए लाया गया अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 जिसको कहा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। प्रीलिम्स में आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट या किस एक्ट में अमेंडमेंट लाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में रेगुलेटिंग एक्ट पे अमेंडमेंट लाने के लिए उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो क्विकली मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर प्री पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। इस अमेंडमेंट के अनुसार यह तय किया गया कि भले ही रेगुलेटिंग एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की हो, लेकिन इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने एक अमेंडमेंट क्या लाया रेगुलेटिंग एक्ट में? उन्होंने ये कहा कि आपके गवर्नर जनरल और उनका जो काउंसिल है, चलो जल्दी से बताओ काउंसिल में कितने लोग होने वाले हैं? 4। तो गवर्नर जनरल, उनका काउंसिल प्लस आपके कंपनी के ऑफिशियल्स, इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर रखा गया। मतलब पहले क्या होता था, अगर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये एक तरफ
और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स एक तरफ, अगर इनमें कोई कंफ्लिक्ट है, झगड़ा है, कुछ रेवेन्यू डिस्प्यूट है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता में जाया करता था। इस अमेंडमेंट ने क्या डिसाइड किया कि अब से ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता में ये मसला लेके नहीं जा सकते हैं। फिर ये मसला यहां पर सॉल्व कौन करेगा? तो ये पावर ऑब्वियसली किसके पास थी सेंट्रलाइजेशन में? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये और ज्यादा यहां पर पावरफुल बन गए। इनफैक्ट इस एक्ट ने ये भी और एक डिसाइड किया कि जैसे कि हमारे रेगुलर कोर्ट सिस्टम में क्या होता है, अगर गुवाहाटी हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन असम भी है, हमारा अरुणाचल प्रदेश भी है, तो ये केस का फैसला अगर आपको मंजूर नहीं है तो आप अपील कहां पर करोगे? आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील करोगे। यही एक कानूनी व्यवस्था है। यही बात यहां पर 1774 में एस्टेब्लिश हुए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता में भी चलता था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता के बाद अपना कोर्ट ऑफ बॉम्बे, मद्रास प्रोविंस का अपना एक कोर्ट, बॉम्बे प्रोविंस का अपना एक कोर्ट यहां पर बनाया गया, जो आज हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे, हाई कोर्ट ऑफ मद्रास के तौर पर जाने जाते हैं। तो वहां पे किसी केस को लेके अगर कुछ अपील करनी है तो वो अपील होती थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता में। इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने क्या डिसाइड किया कि अगर बॉम्बे कोर्ट और मद्रास कोर्ट के अगर कोई अपील है तो वो अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता में नहीं हो सकते, वो अपील होगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास। ये एक प्रमाण है कि सेंट्रलाइजेशन प्रक्रिया ये कितना स्ट्रांग यहां पर किया गया था। इसके बाद आता है द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। जैसे मैंने कहा कि ये कंप्लीट क्रोनोलॉजी बच्चों आपको पता होना आवश्यक है। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार ऐसे बेसिक क्वेश्चन ही आपको पूछे जा सकते हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अगेन प्री पर्सपेक्टिव से जो ध्यान में रखना है वो पॉइंट है कि आपका कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी, इनको डिस्टिंग्विश किया गया, जो पॉइंट मैंने इससे पहले भी आपको बताया था। देन यहां पर और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दो ऐसे संस्थान हैं, जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए जो यहां पर ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को कंपनी के देखने वाले थे। यहां पर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है उनको कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया? कमर्शियल अफेयर्स का। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, सी फॉर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड सी फॉर कमर्शियल अफेयर्स। ये एक सिंपल ट्रिक थोड़ा सा ध्यान में रखिए, एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन ना हो तो। एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उनको यहां पर दिए गए पॉलिटिकल अफेयर्स। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पूछा जा सकता है। एंड दिस इज हाउ एक सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट ये एस्टेब्लिश किया गया था। ये एक पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है। देन प्रीलिम्स में और ये पूछा जाएगा कि पहली बार ऐसा कहा गया ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। ठीक है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को और ज्यादा पावर दी गई। मतलब किसको ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कहा गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रॉपर्टीज थे, उन सभी फैक्ट्रीज को, प्रॉपर्टीज को ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया ऐसा कहा गया था। ठीक है, ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है एक्ट ऑफ 1786। इस पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये एक्ट स्पेसिफिकली किस व्यक्ति के लिए लाया गया था। सच में ये एक्ट एक व्यक्ति के लिए लाया गया था और वो व्यक्ति का नाम था कॉर्नवालिस। 1786 में यहां पर कॉर्नवालिस के दो डिमांड थे, वो फुलफिल करने थे। कॉर्नवालिस को यहां पर कहा गया कि जाओ और आप जाके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की कमान संभालो, लेकिन उसने कहा कि मेरे दो कंडीशन जब तक आप फुलफिल नहीं करते हो तब तक मुझे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं बनना है। तो उसकी कंडीशन क्या थे? उसने कहा मैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तभी बनूंगा जब आप मुझे पावर दोगे कि मैं मेरे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 4 लोगों के जो भी कोई डिसीजंस है या जो भी कोई ओपिनियन है उनको मैं ओवरराइड कर सकूं। मतलब कॉर्नवालिस अपने आप को एग्जीक्यूटिव काउंसिल से भी ज्यादा पावरफुल बनाना चाहता था। और दूसरा डिमांड कॉर्नवालिस का था कि मुझे कमांडर इन चीफ बनाया जाए। तो इस बंदे के इन दोनों डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए ये आपका एक्ट लाया गया। सिंपली प्रीलिम्स में बच्चों आपको ये पूछा जा सकता है कि ये एक्ट किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ था, एक्ट ऑफ 1786। तो आपने नाम लिखना है कॉर्नवालिस का और उसके ये दोनों डिमांड भी आपको पता होने चाहिए। नाउ फिर आते हैं चार्टर सीरीज। चार्टर सीरीज में बच्चों टोटल 4 एक्ट्स यहां पर आए। प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता है कि इस सीरीज में ये जो एक्ट यहां पर आए ये हर 20 साल में आपके रिन्यू किए गए।
तो अगर फर्स्ट आपका 1793 का चार्टर एक्ट है, तो उसके बाद जो दूसरा इस सीरीज में जो एक्ट आया वो था आपका 1813 में, ठीक है। उसके बाद 1833 में आपका तीसरा चार्टर एक्ट आया, और इस सीरीज का फाइनल चार्टर एक्ट आता है 1853 में। तो इसे कुल मिला के 4 चार्टर एक्ट्स यहां पर इंट्रोड्यूस किए गए। तो ये जो 4 चार्टर एक्ट्स है और इसके जो कुछ की इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, इन की इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को अगर आप जानना चाहते हो तो हमारे साथ बने रहिए। हमारे अरुणाचल प्रदेश स्पेसिफिक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्हीं चारों एक्ट के बारे में यहां पर आपको यही ऐसे ही प्री पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूं। जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है बच्चों, पहले हम वो डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट दी एमसीक्यूज। तो ये सीरीज थोड़ा सा लंबा चलेगा सब्जेक्ट वाइज, बट एसपीएम का हमारा कोशिश यही है कि प्रीलिम्स आपके लिए और आसान बनाई जाए। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, और अगर आपके भी कोई सुझाव है हमारे लिए तो वो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप कोई स्पेसिफिक सीरीज चाहते हो तो वो भी हमें जरूर बताइए। वी आर वेरी मच हैप्पी टू कंट्रीब्यूट फॉर द स्टूडेंट सक्सेस। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।